हो गया। चलो, हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद मिगुन चैनल में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, गति और वेग। ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपको पता ही है जल्दी आने वाला है। इसके नज़र हम ये चैप्टर चालू करने वाले हैं फिजिक्स का, और हम पूरी साइंस कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम नज़दीकी है और ये एग्ज़ाम दोबारा आपके साथ समय में ना हो पाए। 1 लाख वैकेंसी है और 1 लाख वैकेंसी में से आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो इसलिए आपको 25 नंबर की साइंस आएगी। साइंस एक निर्णायक सेक्शन है ग्रुप डी के लिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सब पढ़ रहे हैं और साइंस भी वैसे ज़्यादातर पढ़ाई जा रही है, लेकिन तरीके से जैसे कि जो आपके समझ में आ जाए ऐसे आपको समझ में नहीं आ पाती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा समझाई जाती है साइंस। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में साइंस, जिससे कि सभी जो अपने देहाती क्षेत्र से बच्चे हैं उन्हें समझ में आ जाए। नितिन एक बार देखिए, ठीक है। चलो, तो आज लिया हमने गति और वेग का चैप्टर। इसमें हम चलेंगे पॉइंट वाइज, जैसे कि मतलब जितने भी बिंदु रहते हैं ऐसे महत्वपूर्ण, उन बिंदुओं को डिस्कशन करते हुए चलेंगे। हमने पहले लिया इसमें चैप्टर का नाम ही है गति और वेग, ठीक है, गति और वेग। तो हम ले रहे हैं इसमें एक पॉइंट आता है कि दूरी क्या चीज़ होती है। दूरी किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी चीज़ द्वारा या किसी भी यान द्वारा एक समय में, जैसे कि मैं समझा देता हूँ आपको प्रैक्टिकली। अगर हमने एक बिंदु है, एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक हम पहुँचे, चाहे तीर से जाएँ कहीं को भी जाएँ, तो हमारी दूरी होती है। चाहे दूरी अगर आप चाहें तो इस प्रकार भी चल सकते हैं, ए और बी। तो हमसे पूछा जाएगी ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तो हम कहेंगे 15 किलोमीटर, ठीक है। समझने वाली बात है, परिभाषा आपको पता है, लूसेंट में सब में लिखी पड़ी है, समझने की बात है खाली। अन्य तो किताबों में भरा पड़ा है, लिखावट हुई पड़ी है, लेकिन जो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा वो अंतर बढ़िया है। अब आते हैं विस्थापन। ये तो मैंने लिख दिया है कि दूरी SI मात्रक क्या है, इसका मीटर है और ये एक अदिश राशि है, ठीक है। और इतनी आपको अगर जितने मैं शॉर्ट में दूंगा ना क्लास, अगर आधे घंटे क्लास भी होगी तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। फिर आते हैं विस्थापन पे। विस्थापन क्या है, जैसे कि ये दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ये 15 किलोमीटर, ठीक है। या जैसे ये एग्जांपल है, ये होगी दूरी हमारी, तीसरी बहन के हम जैसे भी जा रहे हैं, ये दूरी है हमारी। लेकिन हमें विस्थापन बताना है ए और बी के बीच का, तो हम बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ से। तो विस्थापन का कहने का मतलब होता है दो बिंदुओं की वह न्यूनतम दूरी जो उन्हें आपस में मिलाती है, वो विस्थापन होता है। अब ये मान लीजिए आपको, अगर जैसे एक ग्राउंड है, ये अगर हम यहाँ से चलेंगे तो ये होगी पूरी दूरी, ठीक है। या अगर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक चले, मान लो ए बिंदु से बी तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे हम, तो हम सीधे भी जा सकते हैं। तो ये तो होगी इसकी दूरी और ये हो गया इसका विस्थापन। तो विस्थापन और दूरी में आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गई होगी। तो विस्थापन SI मात्रक इसका मीटर होता है, विस्थापन का भी। और विस्थापन एक सदिश राशि है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, आप प्रीवियस से देख सकते हैं उठा के। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन का ग्राफ क्या होगा। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ आपको, जब आपके समझ में आ जाएगा किस प्रकार विस्थापन का और दूरी का जो ग्राफ है, यानी कि जो अनुपात है, वो कैसे 1 से बड़ा आता है या 1 के बराबर आता है। उसे समझने के लिए अभी हम एक सवाल देते हैं आपको, जब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक दूरी है, ये मतलब दूरी है एक जगह, दूरी मान लो, विस्थापन मान लो, ये तो है 10 किलोमीटर, ये है 20 किलोमीटर। ये होगी दूरी और ये हो गया इसका विस्थापन, क्योंकि न्यूनतम दूरी है, ठीक है। न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। और सदिश इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसकी दिशा निश्चित होती है उसे सदिश कहते हैं। अब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन देख रहे होगा आप,
दूरी बटे विस्थापन 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। ये कैसे हो सकता है? अब दूरी होगी हमारी 20 और ये विस्थापन हो गया हमारा 10, तो दूरी बटे विस्थापन, दूरी कितनी है हमारी 20, विस्थापन कितना है हमारा 10। अगर हम काटेंगे तो हमारा क्या आएगा 10 2। तो ये 1 से बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, ये 1 से बड़ा आ गया। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये दोनों ही 10 हो, मान लो, हो सकता है ऐसा भी, तो ये 1 से बड़ा नहीं आएगा, तो 1 के बराबर आएगा। 10 एकम 10, ठीक है, 1 के बराबर आएगा। तो दूरी बटे विस्थापन का जो अनुपात आएगा वो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। लेकिन आपको पता है एग्जामिनर आगे चल रहा है, तो इसका उल्टा भी कर सकता है, विस्थापन बटे दूरी भी आ सकता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, फिर ये हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है सरकार, ये हमेशा 1 से छोटा होगा। बराबर का तो मतलब बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, क्योंकि बराबर वाली शर्त तो आपको पता ही है। ठीक है, और बड़ा के छोटे की पता ही है आपको शर्त। जब विस्थापन कम होगा, जैसे ये 10 है, ये 20 है, तो 0.5 आ जाएगा, तो 1 से कम होगा। ये भी 10 हो गया तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब इससे नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, मैं बता देता हूँ अभी साथ के साथ। दूरी और विस्थापन का किस्सा खत्म हो जाएगा। ये समझाने के लिए है। अब एक क्वेश्चन और आता है, इससे आपने देखा होगा एग्जाम में। अब एक सर्कल है, मान लीजिए आप, ठीक है, चमक रहा है ना सही। अगर हम यहाँ से सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं कि इधर की दिशा को चल लो, इधर को चलते हैं, ये 400 मीटर का चक्कर है। तो हम यहाँ पे आते हैं तो हमारी दूरी हो जाती है 400 मीटर। तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक सर्कल दे रखा है और उसके हम 400 मीटर का चक्कर है, मतलब 400 मीटर का सर्कल है, उसके चारों तरफ घूमेंगे, तो हमने कितनी दूरी तय करी? तो जितने भी मीटर का वो सर्कल है उतनी हमने दूरी तय करी। लेकिन हमसे पूछा जाएगा कि अगर उसने विस्थापन कितना हुआ उसका, उस व्यक्ति का, तो विस्थापन हमारा होगा उत्तर 0। दूरी तो हमारी होगी 400 मीटर, विस्थापन हमारा उत्तर होगा 0। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया? आगे समझ में? लेकिन अगर यही क्वेश्चन, अगर स्टेप 2 ये क्वेश्चन, ये मान लो अगर इसकी बीच की जो है दूरी 100 मीटर है, ठीक है, हमसे कहता है वो एग्जामिनर ये क्वेश्चन कि एक व्यक्ति इसका आधा चक्कर लगाता है, तो दूरी बताओ। तो हमारी दूरी हो जाएगी फिर 200 मीटर। ठीक है, और जो विस्थापन होगा वो 100 मीटर होगा, क्योंकि हमने यहाँ से विस्थापित हुए हैं हम यहाँ को, तो विस्थापन 0 की जगह 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे अक्सर सवाल रेडियस वाले में, मतलब रेडियस दे रखते हैं वृत्त की, उसमें पूछे जाते हैं सवाल। तो विस्थापन और दूरी में बस यही सवाल बनते हैं ज़्यादातर। और जैसे कि न्यूमेरिकल होंगे, मैं आगे कराऊंगा उनकी प्रैक्टिस। अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, बता कर चल रहा हूँ कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, और इनकी मीटर प्रति सेकंड मतलब इनकी यूनिट क्या है। ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी मिल रही है, किताबों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको वीडियो के देखने से माध्यम से थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त होगी और आपको हेल्प होगी पढ़ने में भी। तो मैं इसे मिटाता हूँ, फिर चलते हैं हम आगे चाल पर। मिटो रहा हूँ भाई मैं ऐसा है। अब आ चुके हैं हम चाल और वेग पे। अब सही है। अब आते हैं हम चाल और वेग पे। कुर्सी इधर कर लेना, थोड़ी इधर कर ले थोड़ी कुर्सी। अब आते हैं हम चाल और वेग पे। चाल और वेग में अंतर जानेंगे
और इनकी परिभाषा को जानेंगे, इनकी प्रकृति को जानेंगे और इनमें अपने मतलब देसी मतलब जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे रिलेटेड करेंगे, जब आप साइंस को फिजिक्स को आसानी से पढ़ पाएंगे। किताबी भाषा में आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं हम चाल पर। इसकी डेफिनेशन वैसे ये है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, और इसका एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये किताब में लिखा मिलेगा आपको। ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और ये एक अदिश राशि है। ठीक है, किताबी भाषा ये हो गई आपकी। लेकिन है क्यों इसका, अब हम बताएंगे इसका है कैसे, क्या मतलब है इसका, क्या बेटर है। एकांक समय में मतलब एक समय जो है, एक पल या कोई भी एक निश्चित समय, उसमें एक दूरी तय करनी है हमें एक निश्चित चाल समय में, तो उसे हम चाल कहेंगे। अब मैं से आपको एक समय एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको 60 किलोमीटर जाना है यहाँ से, मान लो आप नोएडा है, 60 किलोमीटर है मान लो, चाहे कितना भी हो, नोएडा जाना है आपको 60 किलोमीटर, और आपको जाना है 1 घंटे में बाइक से अपनी। तो मैं आपसे कहूँगा कि उसकी चाल कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि 60 किलोमीटर है और 1 घंटे में जाना है, 60 किलोमीटर हो गया, स्पीड होगी 60 किलोमीटर। तो आपने कैसे निकाला होगा, आपने करा होगा 60 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है साहब, और 1 घंटे में जाना है, तो इसकी चाल कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आपको पता होगा, लेकिन आप समस्या अब इसमें एक स्टेप में बाद में बताऊंगा इसका दोनों में अंतर का। ये हमारी चाल होती है, ठीक है। अब इसका आपको मीटर प्रति सेकंड क्यों, इसका ऐसा यूनिट क्यों है, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट है इसकी। मीटर से छोटा कोई होता नहीं है, सेंटीमीटर होता है, वो मानते नहीं है क्योंकि वो पुराने इसमें CGS में आता है। और हम पढ़ते हैं ये नया वाला पैटर्न SI प्रणाली में, तो इसमें हम पढ़ते हैं 60 मीटर प्रति सेकंड में। मीटर लेते हैं इसके लिए और समय के लिए सेकंड लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वेग पे। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इसका भी यही सूत्र है, वेग बटे विस्थापन बटे समय। वेग निकालना हो तो विस्थापन बटे समय, और इसका भी यही ऐसा ही मात्रा की यही है, इसका भी मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये सदिश राशि है एक, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, मेन बात तो है अंतर की। जो आपको अंतर पता चले उसे से ही मतलब काम चलेगा आपका, नहीं तो आपने किताबी भाषा बहुत पढ़ी रखी होगी। चाल और वेग में अंतर अब देखेंगे, हम देखेंगे एक चित्र के माध्यम से। ठीक है सर, अगर हम जा रहे हैं दिल्ली से नोएडा, दूरी है ये हमारी, ठीक है। तो हम बिल्कुल ऐसे तो है नहीं, बिल्कुल दिल्ली से नोएडा बिल्कुल सीधा एकदम टक्कर भी मारेंगे जब, तो कहीं मुड़ तुड़ के जाएंगे हम। तो जहाँ को भी मुड़ तुड़ के जाएंगे वो हमारी दूरी होगी, क्योंकि दूरी को जो होती है ना उसे निश्चित अदिश राशि दूरी इसलिए लेते हैं क्योंकि उसे दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दूरी को दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए हम कहते हैं दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। और विस्थापन, विस्थापन को दिशा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए ये विस्थापन एक सदिश राशि होता है, इसलिए वेग को विस्थापन बटे समय बराबर वेग होता है। तो इसका एक अलग परिभाषा बनती है कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को निश्चित दूरी में, मतलब अगर हम चल रहे हैं तो उसे ही विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में चली गई कुछ दूरी विस्थापन होती है, और विस्थापन बटे समय वेग होता है, ठीक है। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा दोनों का। इसमें दिशा होती है, इसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। तो अब मैं वेग के ऊपर एक और बता देता हूँ बात आपको। अब
वेग भी दो प्रकार का होगा, न्यूमेरिकल की दृष्टि से ही बता देता हूँ पॉइंट। जब आपने कुछ शुरुआत में स्पीड चल रहे होंगे आप, जैसे कि आपने अभी स्टार्ट करी अपनी बाइक, तो आपका वेग क्या होगा, शून्य होगा। जब भी तो आप बैठेंगे उस पर, या तो चलती चलती हुई तो बैठने जाएंगे, भगते हुए पे 10 किलोमीटर की स्पीड पे भगी आ रही है, उस पर बैठ जाएंगे उछल के, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो प्रारंभिक वेग होता है उसे जीरो से मानते, यूँ मानते हैं उसे। मैं बता देता हूँ क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल में कम आएगा। और जो हमारा फाइनल अंतिम, जैसे कि हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल निकालने अपने घर से, तो हमारा प्रारंभिक वेग क्या हुआ, जीरो। अब हम मोटरसाइकिल ऑफिस में जाकर खड़ी करेंगे, खड़ी करने से पहले जो हमारा वेग होगा वो कुछ होगा, तो उसे कहते हैं अंतिम वेग। वो कुछ ना कुछ होगा तो उसे v से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब खड़ी करेंगे जब तो जीरो ही हो जाएगा, लेकिन खड़ी करने से पहले कुछ वेग होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो आते हैं क्वेश्चन उसमें अंतिम वेग बिल्कुल शून्य तो मानते नहीं है, मानते हैं किसी किसी में, तो उसमें प्रारंभिक वेग हमें जीरो नहीं देकर कुछ और देता है, दोनों जीरो नहीं देता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो प्रारंभिक वेग है उसका चयन चिन्ह जो होता है वो u से होता है, और जो अंतिम वेग होता है उसका चिन्ह जो होता है v से होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पर, त्वरण पर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु पे, त्वरण, जो समय और दूरी का चैप्टर का, गति और वेग चैप्टर का एक मतलब पार्ट है। त्वरण में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दे रखते हैं किताब में, ये बच्चे को पता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन कहते क्यों हैं, क्यों होता है, किस कारण होता है, इस बात को हमें समझना है प्रैक्टिकल रूप से। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन त्वरण होता क्यों है ऐसा, वेग मैंने आपको बताया था निश्चित विस्थापन बटे समय को ही वेग कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन की दर, अब मैं बताता हूँ आपको होता कैसे है। मैंने बताया था आपको v और u आपको बताया था प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग। तो पहले देख लेते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है त्वरण निकालने का, a से इसे हम प्रेजेंट करते हैं त्वरण को। v हो गया हमारा अंतिम वेग, ठीक है सरकार, और u हो गया हमारा प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो त्वरण निकालने का होता है v माइनस यू अपॉन टी, एक फॉर्मूला है इसका। ठीक है, एक फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। तो मान के चलिए हमारी एक, मान लो एक मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं हम, चलो एक सेकंड आप प्लीज़। तो मैं था कि अब हम लेते हैं बाइक का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बाइक की प्रारंभिक चाल कुछ, ये मान लीजिए आप 10 किलोमीटर है, सॉरी 10 किलोमीटर क्या, जीरो मान लीजिए आप, चलो प्रारंभिक चाल जीरो हो गई, ठीक है। अंतिम चाल क्या होगी इसकी, 20 मान लीजिए, और हमें समय लग रहा है 2 सेकंड का, ठीक है। तो हमसे पूछा जाएगा कि त्वरण बताओ, इसका त्वरण क्या है, वेग, ठीक है। तो हमें लिखना क्या है, सूत्र में लिख देंगे इसे सिंपली। v क्या है हमारा 20, u क्या है हमारा 0, t क्या है हमारा 2 सेकंड, तो हमारा निकल जाएगा 2×10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये होता है हमारा त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और त्वरण क्या काम करता है, जैसे कि मान लीजिए आप, इसका एक सिंपली आप मैं बताता हूँ त्वरण के एकदम बिल्कुल अंदर की बात। ये मान लीजिए यहाँ से लेके
यहाँ तक कोई 100 किलोमीटर दूरी मान लेता हूँ मैं। अब आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आपको भी नहीं पता होगा ये बातें। यहाँ हमारी 0 स्पीड थी, ये हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड का, 10 मीटर प्रति सेकंड को छोड़ देते हैं एक बार, किलोमीटर चलो मीटर में ही कर लेता हूँ इसे, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड में त्वरण आ चुका है हमारा। इस सवाल को मैं यहाँ रिलेट करके बताऊँगा आपको, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। त्वरण होता क्या है, क्या यूज है, किस लिए वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यहाँ पता चल जाएगा आपको। अब यहाँ से हमने स्टार्टिंग चालू करी 0, ठीक है। हमारा वेग क्या था 20 अंतिम, ठीक है। तो हमारा त्वरण क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड। 2 सेकंड बाद हमारी 20 हुई है, देखो, ठीक है। तो हम 10 पहले सेकंड में हमारी कितनी बड़ी होगी 10, और दूसरी में पहुँचते पहुँचते हमारी होगी यहाँ 20। तो अगर हम तीसरी पे जाएंगे ना, हमारी हो जाएगी तीसरी सेकंड में हमारी स्पीड होगी 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर चौथी पे क्या होगी हमारी 40, और 5वीं सेकंड में क्या होगी 50। जैसे जैसे हमारा वेग में परिवर्तन होता जा रहा है वैसे वैसे त्वरण बढ़ता जा रहा है, समझे कुछ। तो इसलिए कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है ना। अब आया समझ में क्या है मैटर। इसका एक मैं आपको इसका सूत्र वो सवाल बताऊंगा आपको, बहुत तगड़ा, अगर आप कर पाएंगे तो। मैंने जतिन से पूछ रखा है, यहाँ पे हुआ नहीं पाया था किसी बच्चे पे। वैसे अगर आप में दम है तो कर देना, उसके कमेंट बॉक्स में उत्तर देना उसका आपको। इस वाले लास्ट वाले इसमें ही बताऊंगा मैं, इस वाले वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। स्टार्ट है। तो हम चलते हैं गति के समीकरण पर। गति के समीकरण को चलने से पहले हम इनके मतलब जो चिन्ह पाठी हैं, चिन्ह परिपाटी कह लो, या इनके जो भी हैं, इन्हें समझते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें क्या समझते हैं। जो एस है, एस बताता है विस्थापन को, ठीक है। क्योंकि इन्हें आपको ये ना पता हो तो आपको सूत्र समझ में नहीं आएंगे। गति के समीकरण के सूत्र हैं जो 3, वो समझ में नहीं आएंगे। यू आपको मैंने तो बताया था प्रारंभिक वेग को डिनोट करता है, वी अंतिम वेग, टी समय को, जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण को, और जी जो है आपको सवाल में दिया हो वो लेना है। कुछ भी ना दिया हो 9.8 मीटर प्रति सेकंड लेना है स्क्वायर। अगर आपका उत्तर पॉइंटों में ना रहा हो तो आपको 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है, ठीक है। अब गति के समीकरण के 3 सूत्र होते हैं। एक होता है प्रथम सूत्र, v बराबर u प्लस ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। कहाँ? हाँ, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। ऐसे करके आपको किताब में मिल जाएगा, लेकिन समझाने का तरीका कुछ और होना चाहिए। इनसे संबंधित सवाल पूछा गया है आपकी बार ग्रुप डी में। इनमें संबंध पूछा गया है कि पहले वेग मतलब पहले में क्या है संबंध है, दूसरे में क्या संबंध है, और तीसरे में क्या संबंध है। तो इस संबंध को आप याद कर नहीं पाएंगे। जैसे मैं अभी बताता हूँ आपके सामने, देखिए पहले का संबंध है, पहले में क्या संबंध है, वेग और समय में संबंध, वेग और समय में संबंध है पहले में। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहले में वेग और समय में संबंध है। दूसरे में है विस्थापन या स्थिति भी कह सकते हैं इसे, विस्थापन को स्थिति भी लिखा आ सकता है। विस्थापन और स्थिति यानी कि एक ही चीज़ है। और आपका समय में संबंध है। और तीसरे में जो संबंध है वो है वेग और स्थिति में संबंध। तो आप बताइए, आप याद कर पाएंगे इसे? कहीं आपका तीसरे का दूसरे में हो जाएगा, दूसरे का पहले में हो जाएगा, पहले का तीसरे में हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो इसे याद करने के लिए हमने एक जुगाड़ बनाया है। आपको क्या करना है, जैसे पहला है v बराबर u प्लस ए टी, तो आपको u जो है इसे भी 0 मान लेना है। क्यों पता है आपको, u तो शुरुआत में 0 रहेगा भैया, प्रारंभिक वेग है। और त्वरण
उत्तरण को भी आपको 0 मान के चलना है, अगर आपको ये सवाल, ये वाला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है तो, ठीक है। इसे इसमें खाली इसमें ही मानना है। अगर हम इन दोनों में, अगर इसमें हम 0 मान लेंगे, इसे 0 मान लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ खाली? वेग और समय बचेगा। तो हमारा उत्तर बन जाएगा जो पहला गति का समीकरण है उसमें वेग और समय में संबंध बताया गया है। क्लियर है ना? याद करने की जरूरत है कुछ? दूसरे में ऐसे ही अगर हम यहाँ 0 मानेंगे तो ये अपना आप 0 हो जाएगा पूरा हिस्सा, ठीक है। अगर यहाँ 0 मानेंगे तो ए को मानना है, खाली ए को 0 मानना है, यहाँ पे टी नहीं हो जाएगा 0 इसके साथ में, ठीक है। ए को 0 मान लेंगे तो यहाँ स्थिति और समय में संबंध है, ठीक है। अब इसमें आते हैं तीसरे सूत्र पे, गति का तीसरा सूत्र। इसे हम 0 मान लेंगे, इसे हम 0 मान लेंगे, तो यहाँ बचेगी स्थिति और वेग। तो इस प्रकार वेग और स्थिति में संबंध है। तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। वेग और समय में संबंध, विस्थापन और समय में संबंध, और आपका वेग और स्थिति में संबंध, कुछ याद करने की जरूरत पड़ी? क्लियर है ना? आपके 3 नंबर पक्के हो चुके हैं, पक्के हो चुके हैं बिल्कुल। आपके पड़ोसी के सेट में जरूर आना है। ये बिल्कुल पूछा गया है, पिछली बार बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आए थे इसमें से, आपने प्रीवियस लगाए होंगे तो आपको पता चलेगा। तो अब तो कुछ खास बचा नहीं है इसमें। अब इसकी मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके 10-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके। देखना कुछ समय हो गया क्या? तो इसकी ज़्यादातर थ्योरी हो चुकी है, इस वेग और समय और वेग वाले चैप्टर, गति और वेग वाले चैप्टर की। तो और जो थ्योरी कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, मतलब थ्योरी के कुछ पॉइंट छूटे हैं, वो हम ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे पार्ट 2 में। तो उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, कुछ और आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल हम पसंद आई हो हमारे ये पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अपने घर परिवार के सभी मोबाइलों में सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।